ठीक है, अब हम देखते हैं कि हेड इंजरीज़ पढ़ेंगे। देखें, याद रखें कि हेड इंजरीज़ जो हैं दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, इसकी बेस पे हमने इनको स्कल इंजरीज़, स्कैल्प इंजरीज़ यानी कि जो ऊपर हेयर के साथ चमड़ी होती है उसकी, स्कल यानी कि बोन की, और इंटरनल जो ब्रेन पेरेन्काइमा है उसकी इंजरी, स्कल इंजरी, स्कैल्प इंजरी और ब्रेन इंजरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कैल्प इंजरीज़ पढ़ेंगे। स्कैल्प इंजरीज़ के बारे में याद रखें, स्कैल्प की ब्लड सप्लाई हम मेरे लेक्चर्स में मौजूद है। ठीक है, स्कैल्प की ब्लड सप्लाई, ठीक है, ये आपने वहाँ से जाके पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये कि ये रिच इन ब्लड सप्लाई होती है स्कैल्प। ठीक है, जो है छोटी सी भी लेसरेशन हो ना स्कैल्प में, छोटी सी भी लेसरेशन हो तो फिर उसमें हेवी ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में डिब्राइडमेंट करनी पड़ती है, अगर डर्टी हो फिर सूचरिंग टाँके लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये इतना सा याद रखें स्कैल्प इंजरी के बारे में। ठीक है, ठीक है ना, तो याद रखें कि रिच ब्लड सप्लाई होने की वजह से छोटी सी भी लेसरेशन, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा किसी भी मरीज़ का या किसी बच्चे का जब सर फटता है पत्थर लग के तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो उसकी वजह ये होती है कि स्कैल्प में रिच ब्लड सप्लाई होती है, चोट इतनी नहीं होती, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बस ये याद रखें। उसके बाद है स्कल इंजरीज़। मैंने क्या कहा था कि जो हेड इंजरीज़ जो है 3 है, स्कैल्प इंजरीज़, स्कल इंजरीज़ और ब्रेन इंजरीज़। ठीक है, तो स्कल इंजरीज़ देखें, स्कल जो है बहुत पावरफुल बोन है। ठीक है, कि अल्लाह पाक ने जितनी भी सेंसिटिव चीज़ें हैं ना वो पावरफुल बोन्स के अंदर कवर्ड रखी हैं। देखें फॉर एग्जांपल आई और ब्रेन वगैरह, देखिए आई के साथ पूरे का पूरा ऑर्बिट होता है स्कल का, ब्रेन भी आई जो है वो पूरी की पूरी स्कल बोन्स के अंदर जो है सिक्योर्ड एंड सेफ होता है। ठीक है, अब इसको स्कल इंजरी को कॉज करने के लिए जो है ना हेवी क्रशिंग फोर्सेस चाहिए होती हैं। ठीक है ना, यानी कि सीवियर फोर्सेस ही स्कल इंजरी करा सकती हैं। ठीक है ना, तो जो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर को देखें ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर कहीं भी आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, अगर फ्रैक्चर बोन है तो फॉर एग्जांपल टिबिया फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर लिख के टिबिया लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि फ्रैक्चर ऑफ द टिबिया। ठीक है, फिर इसी तरह फ्रैक्चर ऑफ फीमर, ठीक है, इस तरह लिखते हैं, पूरे का पूरा फ्रैक्चर ऑफ करके नहीं लिखते। ठीक है, लिख भी सकते हैं, कोई ऐसे गुनाह थोड़ी है। ठीक है, तो फ्रैक्चर जो होता है ना, स्कल के फ्रैक्चर 2 तरह के होते हैं, लीनियर हो सकता है, ठीक है, और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो सकता है। ये 2 तरह, डिप्रेस मतलब अगर ये स्कल है तो इसको डिप्रेस होकर फ्रैक्चर का जो बोन फ्रेगमेंट है वो अंदर चला गया है। ठीक है, लीनियर में अंदर नहीं जाता। ठीक है, इसी तरह जो डिप्रेस्ड जो स्कल फ्रैक्चर है ना वो एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा करा सकता है जिसको ईडीएच बोलते हैं, और सब ड्यूरल हीमाटोमा करा सकता है, एसडीएच बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसी तरह जो फ्रैक्चर ऑफ द बोस क्या है, बेस ऑफ स्कल की फ्रैक्चर ऑफ द बोस काजिस ब्लीडिंग ऑफ द नोज, ये निमोनिक है, फ्रैक्चर ऑफ द बोस काजिस ब्लीडिंग ऑफ द नोज। ठीक है, तो बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर जो है उससे ब्लीडिंग तो नहीं होती लेकिन सीएसएफ निकलता है नाक से। अगर किसी भी पेशेंट का बेस ऑफ स्कल में फ्रैक्चर है ना, देखिए स्कल एक बहुत बड़ी वो है ना, इसमें मुख्तलिफ बोन्स है, फिर इसकी बेस है, इंटीरियर फोसा, मिडल फोसा, पोस्टीरियर फोसा, तो हमेशा पूरे उसमें तो फ्रैक्चर नहीं होगा ना। ठीक है, तो एक ख़ास जगह में अगर फ्रैक्चर आए तो ख़ास सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी एक एग्जांपल ये है कि बोस का फ्रैक्चर नोज से सीएनएफ राइनोरिया कराता है, यानी कि सीएसएफ बह के नाक के ज़रिए बाहर आता है पानी की तरह। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह लीक होता है सीएसएफ। ठीक है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ कि फ़िज़िकल साइंस क्या होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल फ्रैक्चर में। ठीक है, अब अगर फ्रैक्चर हो एएफएफ का, एंटीरियर, ठीक है, फोसा फ्रैक्चर कहते हैं इसको, एएफएफ एंटीरियर फोसा फ्रैक्चर। फिर फ्रैक्चर हो तो नेज़ल ब्लीड होती है। ठीक है, इस नेज़ल ब्लीड को आपने इस निमोनिक के साथ वो है कंफ्यूज नहीं करना। बेस ऑफ स्कल में राइनोरिया, सीएसएफ राइनोरिया होता है, यानी कि सीएसएफ नाक की जगह से बह के बाहर आता है बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर में, यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती। ठीक है ना, तो इसका आपने निमोनिक के साथ कंफ्यूज नहीं करना। जबकि नेज़ल ब्लीडिंग कहाँ होती है, एंटीरियर फोसा फ्रैक्चर में। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, रेकून आई बनती है, पेरी ऑर्बिटल हीमाटोमा बनता है, जिसको रेकून आई, दोनों आइस में ना ऐसे करके काला काला हीमाटोमा बनता है। ठीक है,
ठीक है, ये देखें ये रेकून आइस हैं, ठीक है। इधर ये होती है पेरी ऑर्बिटल इक्कीमोसिस भी कहते हैं इसको, पांडा आइस भी कहते हैं, रेकून आइस भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी एक और नाम देते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह का पेशेंट आपको मिलेगा, ठीक है। जबकि इस पेशेंट में देखें ये और भी ज़्यादा हुआ पड़ा है, ठीक है ना। तो ये रेकून आइस, ठीक है। देखो पेरी ऑर्बिटल हेमरेज या पेरी ऑर्बिटल जो है हीमाटोमा को हम रेकून आइज़ या पांडा आइज़, जिसकी मैंने तस्वीर आपको भेजी, पांडे जैसी आइज़ बनती हैं, ठीक है ना। तो ये होता है। इसके अलावा देखें इसमें CSF राइनोरिया होता है। अभी आप सोचेंगे CSF राइनोरिया इसमें भी यानी कि एंटीरियर फोसा में भी होता है, और यहाँ पे मैंने बेस ऑफ स्कल में भी CSF राइनोरिया यानी कि दिमाग से जो CSF जो है वो नाक से बहता है उसको CSF राइनोरिया बोलते हैं। तो ये कैसे हो गया? देखें जो बेस ऑफ स्कल है ना, बेस ऑफ स्कल, इसके अंदर आता है एंटीरियर फोसा, ठीक है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा बोलते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें और आती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी आती हैं? इसके अंदर आती हैं जो है बॉडी ऑफ द स्फिनॉइड, बॉडी ऑफ स्फिनॉइड। इसके अंदर क्या आता है बेस ऑफ स्कल के अंदर? इसके अंदर आता है जो ऑर्बिटल पोर्शन ऑफ फ्रंटल बोन, ठीक है, ऑर्बिटल पोर्शन ऑफ फ्रंटल बोन। ये सारी चीज़ें बेस ऑफ स्कल में जो है ना ये आती हैं। तो अब अगर बेस ऑफ स्कल में CSF राइनोरिया होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली एंटीरियर क्रेनियल फोसा किसका हिस्सा है? बेस ऑफ स्कल का। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर में भी CSF राइनोरिया होगा, ठीक है, CSF राइनोरिया होगा। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिर क्रेनियल नर्व इंजरी हो सकती है, क्रेनियल नर्व नंबर 1 जा सकती है, ठीक है। इसी तरह क्रेनियल नर्व नंबर 6 तक जा सकती है। 1 to 6 ये नर्व्स इस एरिया में होती हैं, तो 1 to 6 क्रेनियल नर्व्स जा सकती हैं, ठीक है। तो ये तो था एंटीरियर फोसा में या फिर एंटीरियर क्रेनियल फोसा या एंटीरियर फोसा फ्रैक्चर की वजह से उसके जो फिज़िकल साइंस आते हैं पेशेंट में वो। अब देखें हम मिडल फोसा फ्रैक्चर देखेंगे। देखें ब्रेन के 3 फोसे हैं स्कल के, ठीक है, स्कल के एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। इसमें से कहीं भी अगर एंटीरियर में फ्रैक्चर हो तो अलग किस्म के साइंस नज़र आएंगे, मिडल में फ्रैक्चर हो तो अलग किस्म के साइंस नज़र आएंगे, पोस्टीरियर में फ्रैक्चर हो तो अलग किस्म के साइंस आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये हम अब देखते हैं मिडल फोसा फ्रैक्चर में क्या क्या पेशेंट को अलामात ज़ाहिर होंगी, ठीक है। अच्छा, मिडल फोसा फ्रैक्चर में देखो कान से ब्लीड होगा। पेशेंट आपके पास आया है हेड इंजरी के साथ, स्कल इंजरी के साथ, और उसके कान से ब्लीड हो रहा है, तो समझो उसको मिडल फोसा में कहीं फ्रैक्चर है, ठीक है। इसी तरह CSF ओटोरिया, जिस तरह इधर देखो CSF राइनोरिया था, नाक से बहने को राइनोरिया बोलते हैं, ठीक है। तो CSF नाक से बह रहा था, इसलिए CSF को हमने राइनो, जिस तरह राइनोसोर्स की नाक बड़ी होती है ना, इसी तरह राइनो, इसीलिए वो इसलिए कहते हैं कि ग्रीक लैंग्वेज में राइनो नाक को कहते हैं, ठीक है। तो ओटो फिर कान को कहते हैं, इसीलिए CSF ओटोरिया, कान से CSF का बहना, ओटोरिया बहना को कहते हैं। जैसे डायोरिया नहीं होता, डायोरिया, ठीक है। इसी तरह स्टिएटोरिया यानी कि स्टूल्स में से, बड़े पेशाब में से फेट, स्टिएटोफेट को कहते हैं। ज़्यादा फेट का जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वगैरह वगैरह के कंडीशंस में होती है उसको स्टेटोरिया, और कहने का मकसद ये है कि ओरिया जो है किसी भी चीज़ के बहने को, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर मिडल क्रेनिया में क्रेनिया मिडल जो है फोसा फ्रैक्चर्स में या मिडल क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर्स में क्रेनियल नर्व नंबर 7 और 8 की इंजरी होगी, ठीक है, सही है ना। इसी तरह फिर आगे पोस्टीरियर फोसा फ्रैक्चर, ठीक है, पोस्टीरियर या फिर इसको पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर भी इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो सकती है? ब्रूजिंग होगी। कहाँ ब्रूजिंग होगी? सब ऑक्सीपिटल रीजन में, ठीक है,
सब ऑक्सीपिटल रीजन में ब्रूजिंग होगी। क्रेनियल नर्व नंबर 9 और 9 से लेके 11 तक, 9, 10, 11, ठीक है, ये इसमें उड़ जाएंगी पेशेंट की, और ब्रूजिंग होगी। और मस्टाइड रीजन, ये इसको कहते हैं बेटल साइन। बेटल साइन जो है वो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर की फीचर है, याद रखें, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये देखें, ये यहाँ पे इस पेशेंट के पीछे जो है ब्रूजिंग है। कहाँ है? ये मस्टाइड रीजन है, ठीक है, ये कान के पीछे मस्टाइड रीजन है, यहाँ पे ब्रूजिंग है। इसकी भी देखें, यहाँ पे ब्रूजिंग नज़र आ रही है आपको, ये देखें यहाँ पे अच्छे से नज़र आ रही है। तो ब्रूजिंग और मस्टाइड रीजन को हम क्या कहते हैं? बेटल साइन, ठीक है ना। एक डॉक्टर था, डॉक्टर हेनरी बेटल, उसके नाम पे उसने फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना, डॉक्टर हेनरी बेटल, ठीक है, इसी के नाम पे इसको बेटल साइन बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रूजिंग और अगर आपसे कोई पूछे कि बेटल साइन क्या है, तो आप कहेंगे कि ब्रूजिंग ओवर द मस्टाइड रीजन, कान के पीछे, और इट अकर्स ड्यू टू पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर की वजह से, ठीक है। अब देखें, आप जो है डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये पेरी ऑर्बिटल हीमाटोमा है या ब्लैक आई है। देखिए, दो कंडीशंस हैं, एक है पेरी ऑर्बिटल हीमाटोमा, जिसको हम क्या कहते हैं? रेकून आई या पांडा आई, और एक है खाली ब्लैक आई। लाजमी नहीं है कि हर आँख में खून आए तो वो बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर हो या फिर एंटीरियर फोसा का फ्रैक्चर हो, ठीक है, एंटीरियर फोसा स्पेशली, ठीक है, क्योंकि बेस ऑफ स्कल में जो है रेकून आई जो है वो ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं है। इसको आप एंटीरियर फोसा फ्रैक्चर के नाम से याद रखें, ठीक है। अब एक पेशेंट होता है ब्लैक आई के साथ, एक पेशेंट होता है पेरीऑर्बिटल हीमाटोमा के साथ आता है आपके पास, ठीक है। तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखें, ये इसको यूनिलेटरल इसको हुआ पड़ा है, ठीक है, ये ब्लैक आई है, ये पेरीऑर्बिटल हीमाटोमा नहीं है। इसको आपने उससे कंफ्यूज नहीं करना जो मैंने पांडा आई आपको शुरू में दिखाई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये डिफरेंट है, इसको पांडा आई बोलते हैं, ठीक है, जबकि ये जो है ये ब्लैक आई है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? हाउ टू डिफ्रेंशिएट, हम कैसे फ़र्क करेंगे, ठीक है। देखें, पेरीऑर्बिटल हीमाटोमा जो है वो सब कंजक्टिवल हिमरेज होती है, ठीक है, सबसे पहले याद रखें, ये सब कंजक्टिवल हिमरेज होती है, और इसकी पोस्टीरियर लिमिट ऑफ वो देखी नहीं जा सकती। मतलब ये आँख है ना, ये आँख है, ठीक है, तो ये इसमें पूरा हीमाटोमा, इसकी पोस्टीरियर लिमिट, आँख को ऐसे थोड़ा बाहर करके देखेंगे या ये पेशेंट को कहेंगे कि आप इस तरफ देख लो, तो वो आपको ना बिल्कुल खून ही खून, यानी कि उसकी पोस्टीरियर लिमिट नज़र नहीं आएगी, सफ़ेद जो कॉर्निया है वो नज़र नहीं आएगा। जबकि ब्लैक आई में ये सुपरफिशियल हीमाटोमा ऑफ द आईलिड होता है, इसका ब्लैक आई का दिमाग के अंदर या स्कल की बोन्स के साथ, एंटीरियर फोसा फ्रैक्चर के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये सुपरफिशियल हीमाटोमा ऑफ द आईलिड होता है, ये डायरेक्ट इंजरी टू द आई मतलब आँख, ये मैंने ये लिखना था इधर, ठीक है, जगह नहीं थी तो आई लिखा, इसकी वजह से होता है, ठीक है। कोई किसी पेशेंट को एक साइड पे आँख पे मुक्का मारता है तो उसको ब्लैक आई हो जाता है, ठीक है, ब्लैक आई याद रखें। इसको भी पेरीऑर्बिटल हीमाटोमा ही बोलते हैं, लेकिन जो है ना, इसको रेकून आई नहीं बोल सकते, ठीक है। ये सुपरफिशियल हीमाटोमा ऑफ द आईलिड है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट ज़रूर करना। वार्ड में ऐसे पेशेंट्स इमरजेंसी में बहुत आते हैं, आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि इसको ब्लैक आई है या पेरीऑर्बिटल हीमाटोमा है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, मैनेज कैसे करेंगे आप। देखिए, हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं स्कल इंजरीज़ की। मैंने क्या कहा था, जो इंजरीज़ हैं वो 3 तरह की हैं, है ना। ये देखें, सॉरी, ये क्या चीज़ आ गई, ठीक है। जो हेड इंजरीज जो है 3 तरह की, स्कल इंजरीज, स्काल्प इंजरीज और ब्रेन इंजरीज। हमने स्काल्प के बारे में पढ़ा, हमने स्कल के बारे में भी पढ़ा। अब स्कल के ब्रेन, इसकी मैनेजमेंट कुछ और है, मैनेजमेंट को मैं MX लिखता हूँ, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट, स्कल की मैनेजमेंट कुछ और है, फिर ब्रेन की मैनेजमेंट कुछ और है। हम इनकी तीनों की मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्कल इंजरीज़ की मैनेजमेंट में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फॉलो करेंगे ATLS गाइडलाइंस, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट गाइडलाइंस, GL गाइडलाइंस, ठीक है। यानी कि ABCD से आप स्टार्ट करेंगे। ए फॉर क्या, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड, ठीक है, ये सारी। तो याद रखें कि मैनेजमेंट ऑफ स्कल में मैंने क्या कहा था, फ्रैक्चर ऑफ स्कल में 2 तरह के स्कल फ्रैक्चर्स होते हैं, लीनियर फ्रैक्चर
और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, ये कहा था ना। देखें अगर लीनियर फ्रैक्चर है ना तो हम उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट MX हम कंजर्वेटिव करेंगे, ठीक है। लीनियर फ्रैक्चर है तो हम उसकी मैनेजमेंट कंजर्वेटिवली दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करेंगे। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है तो अगर डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है ना, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर याद रखें, अगर वो डीपली डिप्रेस्ड नहीं है तो उसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, दवाइयों की मदद से डील करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर डीपली डिप्रेस्ड का को कैसे देखेंगे, अगर लेस देन स्कल बोन थिकनेस, अगर फॉर एग्जांपल देखें स्कल बोन की थिकनेस ये है और फ्रैक्चर ऐसे हुआ है, ऐसे थोड़ा सा डिप्रेस हुआ है, ज़्यादा नहीं, ये देखें डिप्रेशन इतनी है इसकी, ठीक है। तो अगर इतना डिप्रेस है, लेस देन स्कल बोन थिकनेस है, तो हम उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। देखें लेस देन स्कल बोन थिकनेस इट इज़ लेफ्ट एज सच। अगर ग्रेटर देन स्कल बोन थिकनेस है या फिर एसोसिएटेड विथ हेमाटोमा है, फिट्स है, या फिर ओपन सर्जरी, ओपन फ्रैक्चर है यानी खुला फ्रैक्चर आपको नज़र आ रहा है, तो इट शुड बी एलिवेटेड। इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठा के बराबर कर देते हैं, इस लेवल के, स्कल के इस लेवल के बराबर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इसको एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखें, अगर तो लीनियर फ्रैक्चर है कंजर्वेटिव रखेंगे, अगर डिप्रेस्ड है और सिम्टम्स नहीं है पेशेंट को, यानी कि डीपली डिप्रेस्ड नहीं है, लेस देन स्कल बोन थिकनेस है, तो हम फिर भी उसको कंजर्वेटिव पे रखेंगे, ठीक है। अगर ग्रेटर देन स्कल बोन थिकनेस है, ठीक है ना, या फिर ग्रेटर नहीं है लेकिन फिर भी हेमाटोमा है, फिट्स हैं, ओपन फ्रैक्चर है, तो हम उसको एलिवेट करेंगे। एलिवेट कौन करेगा, न्यूरोसर्जन, हम रेफ़र करेंगे न्यूरोसर्जरी की तरफ, न्यूरोसर्जन फिर उसको ठीक कर देगा, ठीक है। तो ये आपने क्लियर करना है।